इस कहानी का टाइटल है चचा अब्बा और कोरोना वायरस। सुबह सुबह का वक्त था। चची अम्मा बैठी एक हथेली पर मंजन लिए दूसरे हाथ की उंगली से दांत घिस रही थी। चची अम्मा के पास एक नौकरानी तांबे का बड़ा सा लोटा लिए उनका हाथ मुंह धुलवाने के लिए मौजूद थी। हम और रेड्डी भाई जैसे ही घर में दाखिल हुए, हमें देखते ही चची अम्मा ने इशारा किया और खादिमा ने चची अम्मा के हाथों पर पानी डाला। चची अम्मा ने जल्दी जल्दी 2-1 कुल्लियां से लपची में की और मुंह साफ करके हमसे फरमाया, अरे तुम लोगों के पाँव घर में नहीं टिकते? अरे पता है शहर में आफत मची है और तुम दोनों सुबह होते ही आ धमके। हमने खुश होकर कहा, अरे चची अम्मा आपको पता कोरोना वायरस आ गया है, हमारा स्कूल बंद कर दिया गया है। चची अम्मा ने कहा, अरे स्कूल क्या मदरसा क्या सब कुछ बंद हो रहा है, तुम लोगों को भी घर में बैठना चाहिए था। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें घर से निकलने को मना नहीं किया? ना जाने कैसे माँ बाप हैं आजकल के। शहर में वबा फैली है और बच्चों की फिक्र ही नहीं है। चची अम्मा बड़बड़ा रही थी कि अंदर के दालान से चचा अब्बा हाथों में कबूतरों के दाने का डिब्बा लिए निकलते हैं और फरमाते हैं, क्या हुआ, आज किस बात पर बच्चों पर गुस्सा हो रही हैं? चची अम्मा ने कहा, आपका तो दिमाग बुढ़ापे में और भी सटिया गया है। रखिए अपने हाथ से डिब्बा, चले हैं कबूतरों को दाना डालने। अरे भाई क्यों, ये क्या हो गया है आपको सुबह सुबह? आज से आप कबूतरों को दाना पानी नहीं देंगे और बच्चों को भी उनसे दूर रखिए। चचा अब्बा कहते, आखिर क्यों बेगम, ये सुबह सुबह कबूतरों पर आफत क्यों? अरे आफत कबूतरों पर नहीं, इंसानों पर आई हुई है। इन कबूतरों और मुर्गियों की गंदगी से ही वबाएं फैल रही हैं। आपको तो कुछ खबर ही नहीं है, कोरोना फैला हुआ है। चचा अब्बा ने गुस्सा होते हुए कहा, ये कमबख्त कौन कोरोना है, जिसे देखो सुबह शाम कोरोना 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 कर रहा है? आखिर ये कोरोना किस चिड़िया का नाम है? रेड्डी भाई ने चचा अब्बा को समझाते हुए कहा, चचा अब्बा ये कोरोना चीन से आया है, वहां इससे बहुत लोग मर गए हैं। चचा अब्बा, लेकिन चीन में कहां से आया? रेड्डी भाई कहते हैं, चचा अब्बा चीन के लोग चमगादड़ का सूप पीते हैं, उसमें से ये कोरोना पैदा हुआ है। चचा अब्बा हैरत से कहते हैं, चमगादड़ का सूप? अरे दिमाग खराब है, चमगादड़ का सूप कौन पिएगा? मैंने कहा, चचा अब्बा आपको पता नहीं, चीन के लोग तो खूब मजे ले लेकर पीते हैं। वो तो सांप, मेंढक, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा सब खाते हैं। चचा अब्बा ने पहले तो कराहियत से एक तरफ थूका, फिर कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, चचा अब्बा आजकल टीवी पर सब दिखाया जा रहा है। चचा अब्बा ने हैरत से पूछा, ये टीवी क्या होती है, ये कौन सी नई वबा है? इससे पहले कि हम चचा अब्बा को समझाते कि टीवी क्या होता है, घर के नौकर रजन भागते हुए हौलाए बौलाए घर में दाखिल होते हैं। अरे हुजूर हुजूर, गजब हो गया, गजब हो गया, कोरोना गोल दरवाजे में दाखिल हो गया है, 2 केस पकड़े गए हैं, गोल दरवाजा सील करवा दिया गया है। अरे मंडी के सारे कपड़ियों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं हुजूर। चचा अब्बा ने रजन पर गुस्सा होते हुए कहा, लगता है चंडू खाने से आ रहे हो। यह कोरोना ना हुई अंग्रेजों की बटालियन हो गई, जो 1857 में गदर मचाने के लिए घुसी थी। रजन ने हाथ जोड़कर आंखों को पूरी ताकत से खोलकर दीदों को बड़ा करके कहा, नहीं हुजूर नहीं, आज 2 गोली अफीम की खाई थी। यकीन मानिए अभी जो शहर की हालत देखकर आ रहा हूं, सारा नशा उतर गया। ये कोरोना इतनी खतरनाक वबा है, मत पूछिए सरकार। चचा अब्बा बोले, मैं खुद बाहर जाकर इसकी तस्दीक करके आता हूँ। चचा अब्बा की बात सुनते ही चची अम्मा ने फौरन फरमान नाफिज करते हुए कहा, अब कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा।
रंजन ने कहा, सही कह रही है बेगम साहिबा, हुकूमत की तरफ से भी तालाबंदी हो गई है। पुलिस बाहर निकलने वालों के जमकर तुड़ैया कर रही है, और अगर पुलिस की मार में पुलिस का डंडा मुसलमान पर टूटा तो डंडे की कीमत भी भरना पड़ेगी। हाँ। चचा अब्बा ने कहा, ऐसा कानून कोई पागल ही बना सकता है। रंजन ने कहा, हुजूर वो योगी है। चचा अब्बा ने कहा, शायद उसने लखनऊ की वो मशहूर कहावत नहीं सुनी, कल का योगी उसकी उसमें जटा। रंजन ने कहा, हुजूर अरे योगी की हटा जटा छोड़िए, इनको तो वक्त सीधा करेगा। आप करो ना कि सोचिए उससे कैसे बचा जाए। चचा अब्बा ने सर को आजीजी से हिलाते हुए कहा, मुझे तो ये सब किसी दुश्मन मुल्क की साजिश या कोई बड़ी नौटंकी लग रही है। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है हम कैसे मान लें। हमने कहा, अरे नहीं चचा अब्बा, टीवी वाले कोरोना को दिखाते हैं, उसकी शक्ल बड़ी अच्छी सी किसी फूल की तरह किसी दिखाई देती है। हाँ। चचा अब्बा ने कहा, अरे तुम लोग गधे हो, मैंने एक से बढ़कर एक वबाएं देखी हैं, लेकिन किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं दिखाई। ये कौन चालाक है जो उस कोरोना की शक्ल भी तुम लोगों को दिखा रहे हैं। इंडी भाई ने चचा अब्बा को समझाते हुए कहा, चचा अब्बा वो लोग कोरोना की फोटो बड़ी करके दिखाते हैं, पर कोरोना असलियत में बहुत छोटा होता है। मैंने कहा, हाँ चचा अब्बा, वो तो चींटी से भी छोटा होता है। हाँ। चचा अब्बा ने कहा, भूंगा की इतना? इंडी भाई ने कहा, नहीं, भूंगे के भी 1,00,000 टुकड़े किए जाएं तो उससे भी छोटा। ये हमारे टीचर हमें बता रहे थे। चचा अब्बा ने फरमाया, मेरी तो समझ में नहीं आता आजकल की पढ़ाइयाँ कैसी हो गई हैं। इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये भूंगे के लाखों टुकड़े इनसे करवाए जा रहे हैं। इतना कहकर चचा अब्बा ने चची अम्मा की सारी बातों की अनसुनी कर दी और अपनी छड़ी उठाकर बाहर फाटक की तरफ चल दिए, ये कहते हुए, घबराइए नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, फाटक पर ही बैठकर बाहर का नज़ारा करता हूँ। चची अम्मा ने नाक भाव चढ़ाते हुए गुस्सा होकर कहा, अल्लाह मियाँ भी आसमान से उतरकर इनसे कहे तो ये उसकी भी बात ना सुने। ये तो ऐसी उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। नवाबियत की जो चर्बी इनके चढ़ी है वो ऐसे कोई थोड़ी उतरेगी जब तक कोई बला सर पर ना आकर खड़ी हो जाए। जो दिल चाहे करें मेरी बला से, जैसा करेंगे वैसा खुद ही भुगतेंगे। हमें अपना हिफाजती इंतज़ाम खुद करना चाहिए। चची अम्मा ने फौरन रंजन से कहकर खूब बोरियों पर बोरियां गेहूं, चावल, आटा और दालों की खरीदवा कर भरवा ली। एक तरफ रंजन घर में अनाज भरने में लगे थे तो दूसरी तरफ चची अम्मा ने खादमा से कहकर कोठरी से पुराने कपड़ों की एक गठरी निकलवाई और उसमें से छाट कर अपना एक फूलदार जम्पर निकाला जो गालिबन उनके उन दिनों का था जब वो जवान रही होंगी। चची अम्मा ने उस फूलदार जम्पर को काट काट कर घर में सभी अफराद के लिए मास्क तैयार करवाए। सभी नौकरानियों को कहा कि वह हर वक्त उस मास्क को मुंह पर बांधे रहें। रंजन के भी मुंह पर फूलदार मास्क बंधवाया गया। रंजन की शक्ल उस फूलदार मास्क में ऐसी लग रही थी जैसे किसी बूढ़े बकरे को जब पेचिश की बीमारी हो जाती है तो उसे खाने से रोकने के लिए मुंह पर ऐसा ही कपड़े का खोल सिल कर चढ़ा दिया जाता है। खैर जनाब, हमारी जजी अम्मा इस मामले में बड़ी समझदार निकली। उन्होंने वो सारे इक़दाम किए जो कोरोना से बचने के लिए कहे गए थे। यहाँ तक कि मोदी जी ने एक दिन कहा, सारे लोग अपने घर की छतों पर खड़े होकर 5 बजे ताली या थाली बजाएं। जजी अम्मा ने घर में सभी नौकर और नौकरानियों को हुक्म दे दिया कि 5 बजने से 5 मिनट पहले ही सब लोग घर की छत पर पहुँच जाएं। फिर 5 बजते ही ताली और थाली बजाएं। चचा अब्बा ये सब देखकर मुंह बनाते रहे क्योंकि अब इन टोटके वाले मामलों में चची अम्मा के सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली थी। मोदी जी के बताए हुए टोटकों को पूरा करने के लिए मैंने और इंडी भाई ने भी चचा अब्बा की छत पर जाकर खूब ताली और थाली पीटी। सब यही सोच रहे थे कि इससे कोरोना भाग जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये समझ भी लिया कि सचमुच कोरोना साहब हमारे देश से भाग गए हैं।
हमारे महान फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने खानवादे के साथ खूब ताली ठोकी और ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि कोरोना अमावस्या को भाग जाएगा। और इसी खुशी में सारे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, ढोल ताशे बजाए गए, हज़ारों लोग नाचते गरबा करते हुए भी निकले। लेकिन दूसरे दिन ही कोरोना ने जो आफत मचाई, उसे देखकर गोदी मीडिया जो कई दिनों से मोदी जी का ढोल पीट रहा था, उसकी हवा निकल गई। साथ में अमिताभ बच्चन ने भी शर्मिंदा होकर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन जनाब, हिम्मत मर्दा, माफ़ी चाहूँगा, हिम्मत औरत मदद खुदा। हमारी चची अम्मा ने कोरोना से लड़ने से हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सारे देसी नुस्खे आजमाना शुरू कर दिए ताकि कोरोना उनके घर में न घुसने पाए। जो जिसने बताई वो दुआ, वो आयत लिखकर दरवाजे पर लगाई गई। व्हाट्सएप पर सुबह से लेकर शाम तक मैसेजेस आते, हर मौलवी अपनी ही दुआ बताता। चची अम्मा फ़ौरन नौकरानियों को बिठाकर दुआएं करवाती। जिसने जो तस्बीह बता दी वो पढ़ी जा रही है, जिसने जो आयत बता दी उसी का व्रत घर में चल रहा है। यही नहीं, हकीमी नुस्खे भी व्हाट्सएप पर आने लगे, वो भी बावर्ची खाने में तैयार होने लगे। कभी हल्दी को उबाल कर उसका पानी सबको पिलाया जा रहा है, कभी अदरक को निचोड़ कर उसका अरक हलक में टपकाया जा रहा है। एक सुबह चचा अब्बा को भी ज़बरदस्ती कड़वी कलौंजी चबवाई गई। इस दलील के साथ कलौंजी खाने का हुक्म कुरान शरीफ में भी है। मैंने और रिड्डी भाई ने कलौंजी खाने से मुंह बनाया तो चची अम्मा ने हम दोनों को दो दो टीपें लगाईं और हमें भी जैसे तैसे कलौंजी को हलक के नीचे उतारना पड़ा। तो जनाब, ये सारी हरकतें चल ही रही थी कि एक दिन फिर मोदी जी फिर से टीवी पर हस्ब आदत आ टपके और उन्होंने एक और नया टोटका बताया। सभी भारतवासी रात को ठीक 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की छतों पर आकर दिए जलाएं। चची अम्मा ने मोदी जी की बातों में आकर दिए जलाने की तैयारी करना शुरू कर दी। चचा अब्बा ने ये सब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और पूछ बैठे, ये कौन सी दिवाली की तैयारी चल रही है? अभी तो दिवाली को कई महीने बाकी हैं। मैंने चचा अब्बा को बताया, चचा अब्बा, दिवाली नहीं, हम लोग कोरोना को भगाने के लिए कर रहे हैं ये सब। हमारे मोदी जी ने कहा है ये सब करने को। चचा अब्बा गुस्से से भड़क गए। अरे ये कौन मोदी है जिसका हर अहमक शख्स हर वक्त नाम लेता रहता है? रिड्डी भाई ने चचा अब्बा को डराते हुए कहा, चचा अब्बा ऐसा मत कहिए, आपको पता नहीं मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। चचा अब्बा ने गुस्से से नाक के नथने बुलाए और दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोले, गधों, तुम्हें इतना भी पता नहीं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कबीर रज्जन ने चचा अब्बा से कहा, हुजूर, वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। आज वो जमाना आ गया है हुजूर जहां हर कोई औना पौना फाख्ता उड़ाता रहता है। चचा अब्बा ने गहरी सांस ली, कौन इन बेवकूफ़ों के मुंह लगे, और वो अपने बैठके में चले गए। जनाब, वो रात भी नमूदार हुई जब हम सब ने अपनी छतों पर दिए जलाए। लोगों ने जोश में आकर आतिशबाजी भी जलाई, जिससे सुनने में आया कई घरों में आग भी लग गई। लेकिन जनाब, कोरोना बड़ा बेगैरत निकला। वो भी किसी बेशरम नेता की ही तरह निकला जो अपनी कुर्सी से चिपका रहना चाहता। चचा अब्बा ने चची अम्मा का जमकर मजाक उड़ाया, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है जो ना जाने किस मदारी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो कभी 9 तो कभी 8 का नंबर ऐसे निकालता है जैसे किसी सट्टे या मटके का नंबर निकाल रहा हो। ये कोरोना अगर हकीकत में कोई वबा है तो खुद अपने बारे में सोचकर पशोपेश में पड़ गई होगी कि वो कोई बीमारी है या कोई त्यौहार जिसे ये बेवकूफ लोग किस किस तरह से मना रहे हैं। एक दिन रज्जन खबर लाए कि हिंदुस्तान में जो लोग कोरोना को लाए हैं उनका पता चल गया। चची अम्मा ने गुस्से से पानदान को दूर खिसकाया और मुट्ठियों को बंद करके ऐसे बोली जैसे अभी कोरोना को लाने वाले का मुंह ही कुचल डालेंगी। कौन है वो नासपीटा, उसका नाम तो बताओ। रजन ने कहा,
अरे बेगम साहिबा, गोदी मीडिया वाले अपना भोपू बजा बजा कर बता रहे हैं कि ये शरारत तबलीगी जमात वालों की है। चाची अम्मा ने पूछा, अल्लाह तौबा, ये कौन सी जमात होती है? तबला वबला बजाती है क्या? रजन ने बताया, अरे नहीं बेगम साहब, ये जमात दीन फैलाती है। चाचा अब्बा ने रजन की बात पर झुंझला कर कहा, दीन वीन कुछ नहीं, लंबा सा कुर्ता, ऊंची लुंगी और कुच्ची सी दाढ़ी रख लेने से क्या होता है? ये सब ज़कात जमा करने का चक्कर है। गांव गांव जाकर ये लोग दीन के नाम पर ज़कात जमा करते हैं और उसी से अपना साल भर का खर्च चलाते हैं। अरे ये जाहिल और गरीब लोग होते हैं। रजन ने कहा, हुजूर, गोदी मीडिया तो बता रहा है ये लोग बाहर के दूसरे मुल्कों से कोरोना को लेकर आए हैं। चाचा अब्बा ने कहा, तो इन्हें हवाई अड्डे पर क्यों नहीं पकड़ा गया? कोरोना को ये लोग क्या अपनी लुंगी में छुपा कर लाए थे? रजन तरह तरह की खबरें लाते थे। चाची अम्मा रजन की खबरों को बड़ी संजीदगी से सुनती थी। रजन ने ही बताया, चीन कह रहा है ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका कह रहा है ये चीन की चाल है। इन सारी खबरों का बुखार रजन पर ऐसा सवार हुआ कि रजन भी शायरी करने लगे। और क्यों ना करते, माहौल तो उन्हें हमेशा से शेर व शायरी का मिला ही हुआ था। सिर्फ दिमाग की बंजर ज़मीन को गुड़ाई की ज़रूरत थी और वो कमी मौजूदा वक्त और हालात ने पूरी कर दी थी। रजन हिचकिचाते हुए चचा अब्बा से अर्ज़ करते हैं, हुजूर मुलाहिज़ा हो, थोड़ी सी कोशिश हुजूर मुझ नाचीज़ ने भी कर डाली है। अब इस हालात हाजरा पर 4 लाइनें आपकी खिदमत आलिया में मैं पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ हुजूर। चचा अब्बा ने अपनी मुंडी हिलाकर इजाज़त दे दी। रजन ने अपने अशार पढ़े जो इस तरह है, तो हुजूर मुलाहिज़ा हो, पैदा हुआ तो चीन की मैं शान बन गया, यूरोप पहुँच कर उनकी तो मैं जान बन गया, वो अमरीकियों की आज मैं पहचान बन गया, हिंदुस्तान में आके मुसलमान बन गया। और बैत मुलाहिज़ा हो हुजूर, जैसा हो देश वैसा मेरा भेष बन गया, और झूठा मेरे खिलाफ यहाँ केस बन गया। रजन के शेर सुनकर सभी वाह वाह कह ही रहे होते हैं कि चचा अब्बा को ज़बरदस्त छींक आती है। बस जनाब ना पूछिए कि क्या हुआ, चचा अब्बा को छींक का आना क़यामत हो गई, ज़लज़ला आ गया पूरे घर में। चची अम्मा ने फौरन चचा अब्बा को नौकर नौकरानियों को हुक्म देकर पकड़वा कर घर की एक कोठरी में क्वारंटाइन के लिए बंद कर दिया और कोठरी के बाहर एक बड़ा सा कुफ्र डाल दिया गया। चचा अब्बा कोठरी के अंदर से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। चची अम्मा कोठरी के दरवाजे पे खड़ी रहकर चचा अब्बा को बातें सुना रही थी। देख लिया ना, बड़े डोनाल्ड ट्रम्प बने फिरते थे, एकली बखारते थे, मास्क नहीं पहनेंगे, कर लिया ना कोरोना, अब भरो ना। चचा अब्बा की इस हालत पर हम दोनों भाइयों को बहुत तरस आता, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। चचा अब्बा की ज़िंदगी का सवाल था और साथ में दूसरे घर वालों की भी ज़िंदगी का सवाल था। कहीं ये वायरस चचा अब्बा से किसी और को ना पहुंच जाए। हम दोनों भाइयों को जब भी मौका मिलता, हम सबसे नज़रें बचाकर कोठरी के दरवाजे पर जाकर चचा अब्बा का दिल बहलाने के लिए बातें करते। चचा अब्बा, आपको पता कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर ढा रखा है। इटली, स्पेन, ब्रिटेन में क़यामत मचाई हुई है, सबके 69 ढीले हैं। आपको पता, ये तो अमेरिका भी पहुंच चुका है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसके अंचर पंचर सब ढीले कर डाले इसने। हम चचा अब्बा को ये सब बातें बताते ये समझकर कि हम चचा अब्बा तक दुनिया की खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सारी खबरें सुन सुनकर चचा अब्बा का हाल और भी पतला होता रहता। कोठरी में बंद बंद चचा अब्बा हमसे कबूतरों का हाल भी पूछते और हमें हिदायतें देते, किस कबूतर के जोड़े को क्या दाना देना है, किसे किस वक्त खोलना है, किस वक्त बंद करना है।
एक दिन उन्होंने हमसे कहा, देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है मेरी क़ज़ा आ गई है, मैं अब इस दुनिया फ़ानी से कूच करने वाला हूँ। तुम लोग मेरे कबूतरों का ख्याल उसी तरह रखना जैसे मैं रखता आया हूँ। ख्याल रहे इनकी नस्लें बिगड़ने ना पाएँ। मैंने सारी ज़िंदगी इनकी नस्लों की पाकीज़गी का ख्याल रखा है। तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगे बेटा। बेटा, नस्लों को संभालना बहुत ज़रूरी है, वो बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। चची अम्मा रोज़ चचा अब्बा के लिए ठीक दिन में 12 बजे इमाम बाड़े के सामने खड़े होकर फरियादी नौहा पढ़ती, मातम करती और चचा अब्बा की ज़िंदगी के लिए दुआ करती। वो सारा राशन पानी जो उन्होंने करुणा के डर से जमा किया था, चचा अब्बा के नाम से सदका करके गरीबों में बंटवा दिया। ठीक 15 दिनों बाद क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने पर कोठरी का कुफल खोलकर चचा अब्बा को बाहर निकाला गया। चचा अब्बा की हालत ऐसी हो रही थी जैसे कोई मरकुटा कबूतर जिसे दूसरे तमाम कबूतरों ने मार मार कर उसका खूब बलीदा बनाया हो। चचा अब्बा के चाहने के बावजूद भी उनके मुंह से कोई फिक्रा नहीं निकल रहा था। खादिमा चचा अब्बा के लिए सूप बनाकर लाती है। चची अम्मा को जितनी आयतें याद थीं, जितने सूरे याद थे, सब पढ़कर सूप पर दम किया। फिर चचा अब्बा को चमचे से सूप पिला ही रही थी कि चचा अब्बा ने अपनी गर्दन एक तरफ ढुलका दी। फिर क्या था, घर में सबके रोने पीटने का कोहराम बच गया। चचा अब्बा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके थे। सबको रोता देखकर मैं भी रोने लगा। इड्डी भाई ने मुझे चुटकी काटी और समझाते हुए कहा, अरे रोते क्यों हो बेवकूफ़, अब तो चचा अब्बा के सारे कबूतर हम लोगों के ही हो जाएंगे। इड्डी भाई ने चुटकी इतनी ज़ोर से काटी थी कि मेरी आँख खुल गई। थोड़ी देर तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पंडित नेहरू के दौर में हूँ जिसकी हर अच्छी बात को मिटाने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं, या मोदी के दौर में हूँ जिस दौर में हर तरफ नफ़रतों का बाज़ार गर्म है। हिंदू मुस्लिम कशीदगी, कारोबारियों पर नोटबंदी और जीएसटी जैसे टैक्स की मार, और आम मजदूर और मेहनतकश इंसानों पर गरीबी और भूख की मार। और इस सब के बावजूद इस बदतरीन दौर की हर बुराई को खूबी बताते हुए गोदी मीडिया की गोद में परवान चढ़ाया जा रहा है। खैर जनाब, वो दौर नहीं रहा तो यह दौर भी नहीं रहेगा। हर शय फ़ानी है सिवाय उस वहदहु ला शरीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।